हम जबलपुर में हैं और हमारे साथ जबलपुर के वो महिला उद्यमी उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ जबलपुर को बल्कि पूरे भारत को अपना नाम दिया है। अलग अलग सेक्टर से हैं, कोई एजुकेशन से है, कोई हॉस्पिटल से है, कोई केमिकल से है। तो ये सब अब अलग अलग हैं और ये चाहते हैं कि अब भारत की वित्त मंत्री महिला होने के नाते इन महिला उद्यमियों की आवाज़ सुने। सबकी अलग अलग मांगे हैं और इन सब मांगों को लेकर एनडीटीवी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास जाएगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, जो मावे है इसकी अध्यक्षा अर्चना भटनागर जी हैं, खुद केमिकल इंडस्ट्री से हैं, काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं। तो मैडम ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं निर्मला सीतारमण से। पहले थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ये महिलाएं जो बैठी हैं, और उसके बाद फिर हम जानना चाहेंगे कि क्या चाहती हैं आप मध्य प्रदेश। जो मावे नाम से संस्था हमारी 25 साल अब पूरी कर रही है, वो एक हम सबके एक्सपीरियंस से लेकर आगे बढ़ रही है। आपने कहा मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो 40 साल के एक्सपीरियंस में जब केमिकल्स में है, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ अपनी ही इंडस्ट्री को लेके। हमारी इंडस्ट्री इंडिया की पहली इंडस्ट्री है जो सर्टिफाइड ग्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको जान के अचरज होगा कि भारत में एक भी सर्टिफिकेशन नहीं था ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत काम किया और सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर और आईजीबीसी के साथ, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलके एक सर्टिफिकेशन ग्रीन प्रो बनाया। अब मेरा पॉइंट आता है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेके। निर्मला सीतारमण जी के लिए एक चीज़ है, मुझे मालूम है कि आरडीएसओ से लेके डीआरडीओ से लेके डीआईटीटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत से फोरम्स हैं। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल स्मॉल एंड माइक्रो विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या सरकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसकी बात करता है, पर ऑल केमिकल्स दैट इंटरैक्ट विद ह्यूमंस जो एक टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो हवा में हो या सरफेसेस में हो, उसके कुछ अगले 10 साल के लिए एक रोड मैप हमें बनाना है कि हमें किस तरीके से ये टॉक्सिक केमिकल्स कम करने हैं। आपको मालूम है लॉन्ड्री में, वॉशिंग टॉयलेट के लिए, रोजमर्रा यूटेंसिल्स में जो केमिकल्स नीचे जा रहे हैं आर मोर टॉक्सिक। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो बजट में एक प्रावधान चाहिए जो एक बेटर दुनिया, बेटर इंडिया को बनाए कि ये नॉर्म्स हमें फॉलो करते हुए, और जो छोटी इंडस्ट्री ये सर्टिफिकेशन लेती है उनके लिए क्या इंसेंटिव है, वो क्यों एक महंगा प्रोडक्ट बनाएं और इतना काम करें। तो बात इसकी है, बहुत लंबी हो सकती है, छोटी छोटी बात पे करना है हमको। और दूसरा, एक इन सब महिला उद्यमी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनमें से 90% महिला उद्यमी घरों से काम कर रही हैं, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के कॉन्सेप्ट पे। ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही हैं और जीडीपी में योगदान ज्यादा नहीं दे पा रही हैं निर्मला जी, क्योंकि इन महिलाओं के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में जा नहीं सकती क्योंकि इनकी ज़रूरत थोड़ी है, और किराए पे अब आजकल कोई देता नहीं है। आप अपने डोमेस्टिक उसमें चलाने, तो क्या हम एक सेंटर ऑफ द टाउन में विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स एक मल्टी स्टोरीड फ्लैटेड स्टोर फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स महिला उद्यमियों के लिए बनाएं, 10 स्टोरीज का, जिसमें हम अगर 1 लाख स्क्वायर फीट भी जगह डिज़ाइन करते विद कॉमन फैसिलिटी सेंटर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जो भी आपके ऑनलाइन मार्केटिंग है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ हैं, एक क्रैश है बच्चों के लिए, तो आप सोच के देखिए 1500 स्क्वायर फुट जिसकी ज़रूरत है वो लेगा। और अगर इसमें 100 महिला उद्यमी आती हैं तो मान के चलिए कि 1000 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। निर्मला सीतारमण जी से सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कुछ इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड दे इस बजट में, ताकि ये महिला उद्यमी जो अभी तक जगह के लिए परेशान हो रही हैं उन्हें जगह मिल सके। क्या नाम है मैडम, आप क्या करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम है पलक तिवारी गायकवाड़ और मैं स्कूल चलाती हूँ। मैं मावे और एनडीटीवी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि हमें एटलीस्ट हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, हमारे सजेशंस मांगे जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारी गवर्नमेंट
इनोवेशंस की तो बहुत बात कर ही रही है, बहुत चेंजेस आए हैं करिकुलम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। सो जो स्कूल्स उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, जो छोटे शहरों में उनके लिए बहुत कठिन है। सो एक करिकुलम इनोवेशन फंड का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए हम बच्चों को बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, और अगर हम ही लोग ट्रेनिंग्स में इतनी हमें महंगाई मिलेगी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। जिसके साथ मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करती है कि एंटरप्रेन्योर्स बनाने चाहिए और आने चाहिए, पर ये कैसे आएंगे जब तक स्कूल और इंडस्ट्री का पार्टनरशिप नहीं होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऐसे स्कूल्स, दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच पार्टनरशिप्स, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि सभी इंडस्ट्रीज़ बोलेंगी ही कि हमें लोन्स इजीली मिलना चाहिए, तो मैं भी ये बोलूँगी कि हमें फ्लेक्सिबल, और क्योंकि फीमेल सेंट्रिक है इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा काम देते हैं फीमेल्स को। सो क्योंकि ऐसी सिचुएशन है तो फीमेल और स्कूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें लोन्स एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी होनी चाहिए स्कूल्स के नाम पे। वन थिंग दैट आई रियली वांट कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर को इस पे थॉट रखना चाहिए कि टेक एनेबल्ड रूरल एजुकेशन। सो रूरल एजुकेशन को टच करना टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड इसको जितना इजी बनाएंगे, बिकॉज मोबाइल अगर चला सकते हैं इसका मतलब एजुकेशन इज पॉसिबल इवन देयर। सो आई थिंक दीज वर माय पॉइंट्स। मेरा एक अनुरोध है निर्मला सीतारमण जी से कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इस समय ऑर्गेनिक क्रांति की बात की जा रही है कि यदि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगाए जाएंगे तो लोगों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो केमिकल फ्री खाएंगे, धरती को नुकसान नहीं होगा, और हमारा जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड नहीं होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पूरे देश में एक ही राज्य है सिक्किम, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो पाया है। जितने भी बड़े राज्य हैं वो सब इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं और हो नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पूरे देश में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए लैब्स होते हैं वो कहलाते हैं रेसिडुअल टेस्टिंग लैब। हमारे देश में कुल 5 या 6 रेसिडुअल टेस्टिंग लैब हैं, जो कि एमपी जैसे स्टेट्स में तो अवेलेबल ही नहीं है। और इनकी जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं, अपीडा ने जो बनाई हुई हैं, देयर आर 19 सर्टिफिकेशन एजेंसीज़। जो भी एजेंसी इसका सर्टिफिकेशन करती है, पर ईयर देयर आर चार्जेस फ्रॉम 40,000 टू 80,000। जब 40,000 से 80,000 तक चार्ज दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूस है, जो कि वैसे ही कम उगता है, बिना यूरिया के हम उत्पादन करते हैं, तो वो 1 एकड़ में यदि 50 बोरी उगता है तो यहाँ पे 25 ही बोरी उगता है। और उसके बाद हमको एक चार्ज देना है जो कि सर्टिफिकेशन के लिए है। वो चार्ज देने के बाद भी देयर इज़ अ रेसिडुअल टेस्टिंग, जिसमें कि 80 अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, तब जाके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रूफ होता है। इतना सब करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, देयर आर सो मेनी एक्सपोर्ट हाउसेस हु आर डूइंग दिस। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट इसमें यह है कि जब हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना है तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और नॉन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में कुछ तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो लोग इतनी मेहनत से इन सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं, उन्हें कुछ टैक्स रिलैक्सेशन या बेनिफिट्स देने चाहिए। क्योंकि जब वो मंडी में खड़े होते हैं और बोली लगाते हैं तो वो इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि वो महंगे हैं। ये किसानों की बात हुई और बहुत सारी किसानों को छूट मिलती है, तो अब आपके हिसाब से जो ऑर्गेनिक उत्पादन कर रहे हैं उन्हें तो कुछ स्पेशल मिलना ही चाहिए। मैडम, क्या करते हैं आप? नमस्कार, मैं निरुपमा शर्मा हूँ और मैं एक क्लोथिंग ब्रांड है, सस्टेनेबल एंड हैंडलूम्स क्लोथिंग ब्रांड द सैफरन सागा की को-फाउंडर हूँ। सबसे पहले तो मैं मावे और एनडीटीवी के इस पहल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम जैसी महिला उद्यमियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। और मैं आज बात करूँगी हैंडलूम्स की, जहाँ पे करंट जीएसटी जो परसेंटेज है वो 5 से 12% का जीएसटी लगता है हैंडलूम उत्पादों में। तो मेरा यहाँ पे जो सबमिशन था वो ये था कि जो ये आर्टिजन्स हैं ऑलरेडी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका ऑलरेडी प्रोडक्शन प्राइसेस आर वेरी वेरी हाई, बिकॉज ये पूरा हाथ से बना हुआ हथकरघा होता है। और इस पे जब 5 से 12% का टैक्स लग जाता है तो इसकी कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि उन आर्टिजन्स के लिए इसको
सेलर्स को या ब्रांड्स को बेचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो सरकार विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं चलाती है और दूसरी तरफ उनके ऊपर टैक्सेस थोप देती है, वहाँ एक चीज़ है। तो मेरा ये प्रपोजल था कि सबसे पहले तो जितने ये हैंडलूम एंड लोकल आर्टिजन्स हैं इनको टैक्स एग्जेम्पशन देना चाहिए, कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन देना चाहिए। उसके साथ साथ जितनी महिला उद्यमी हैं उनको, जो भी लोकल आर्टिजन से और हैंडलूम वीवर्स से सोर्स करती हैं अपने प्रोडक्ट्स, उनको टैक्स क्रेडिट्स देना चाहिए। इससे मुझे लगता है हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी और सेल भी बढ़ेगा, क्योंकि आमतौर पे ये देखने को मिला है कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो हैंडलूम्स पे काम करते थे, अब उनका आप देखेंगे इसकी 20 से 25% उन्होंने अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स को कम कर दिया है बेचना। तो ये अगर हम इन बुनकरों को, हथकरघा कारीगरों को इस टैक्स एग्जेम्पशन देंगे और उन महिलाओं को हम टैक्स क्रेडिट्स देंगे, तो शायद हम इस सेक्टर को और आगे ले जा पाएंगे। आपको बताता हूँ कि जबलपुर में जबलपुर साड़ी एक बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था, पूरा मोहल्ला हुआ करता था हथकरघा और बुनकरों का, जो हाथ से साड़ियाँ बनाया करते थे, वो जबलपुर साड़ी ही कहलाती थी। पूरा उद्योग बंद हो गया। अब इस शहर में एक भी हथकरघे की साड़ी नहीं मिलती जिसे जबलपुर साड़ी का नाम दिया जा सकता है। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम मिसेस मोनिका जॉली है और मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती हूँ। मेरा पॉइंट भी यही है सर कि जीएसटी जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। जीएसटी रेडीमेड गारमेंट्स पे 12 से 18% लगता है जो हमें पे करना पड़ता है, और कुछ गारमेंट्स ऐसे हैं जिन पे 28% जीएसटी भी लग रहा है जो हमें देना है। तो मैं चाहती हूँ, मेरा निवेदन यही है मिसेस निर्मला सीतारमण जी से कि इस जीएसटी को घटाकर 5% तक किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। और दूसरा मेरा ये भी है कि सर अभी मौजूदा प्रावधान में विदेशी कपड़े जो इंपोर्ट होते हैं उस पर 28 से 30% की कस्टम ड्यूटी लगती है, जो कि अब जीएसटी में घटकर 12.5% हो जाएगी। तो लोग भारतीय उद्योग को तो भूल ही जाएंगे, वो बाहर से ही खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि वो 12% तो हम जीएसटी वैसे ही दे रहे हैं और जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी 12% पे ही आ जाएगा। तो इससे भारतीय उद्योग को भी नुकसान होगा और हम जो घरों से काम करते हैं उनके तो काम ही बंद हो जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि एनडीटीवी के माध्यम से मिसेस सीता निर्मला जी से कि वो इसको कम करें, जीएसटी को कम किया जाए। वित्त मंत्री जी, अभी आपने खादी की बात सुनी और अब रेडीमेड इंडस्ट्री की बात सुनी। ध्यान देना पड़ेगा आपको हमारे उद्योग जो लगाए हुए हैं उन पर। मैडम, क्या करते हैं आप? नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा मालपानी। हम लोग एग्रीकल्चर में हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और एजुकेशन में हैं। लेकिन आज मैं खासकर 2 टॉपिक्स जो मेरी फेवरेट जो मैंने चुनी है, एक से मैं बहुत खुश हूँ, हमारे लास्ट बजट से कंपेयर करूँगी, वो है एग्रीकल्चर, और जिससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ वो है एमएसएमईज़। तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 50% से ज़्यादा जो भी वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से आती है। जो नेशन की जीडीपी है उसमें 20% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। इस हिसाब से अगर आप बजट एलोकेशन देखेंगे, नो डाउट लास्ट ईयर हमारा 1,20,000 करोड़ के आसपास बजट एलोकेशन था 2023 में। उसके बाद इन्होंने 130 कर दिया, तो 10 लाख करोड़ का बढ़ा है। पर अगर मैं परसेंटेज पे जाऊं तो पहले आई थिंक मैंने लिखा है ये 3.6% था और अब 2.7% हो गया है। तो जहां हम जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या सिर्फ 2.7% ऑफ टोटल बजट एलोकेशन सही है? कितना भी आप कर रहे हैं, अच्छा वो भी एग्रीकल्चर में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आधा तो डेवलपमेंट में जाता है और आधा सिर्फ फार्मर्स वेलफेयर में चला जाता है। तो बजट एलोकेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको मिलना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? अगर फ्री वाईफाई होगा, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हम बहुत ही कच्चे हैं कंपेयर टू एनी अदर। आप वियतनाम देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, वी आर वेरी रॉ इन डिजिटल एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेदर फोरकास्ट उनको पता चलेगा, कौन सी सीड कब लगानी है, थोड़ा एजुकेशन मिलेगा। सीड इंपोर्ट तो हमारे यहाँ बैंड है, सालों से बैंड है और कभी होना भी नहीं चाहिए।
लेकिन सीड इंपोर्ट सिर्फ बैन करने से देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सीड को कैसे ग्रो करना है इसका रिसर्च करना भी ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर में मुझे ये 2-3 चीज़ें लगी हैं। एक चीज़ जो मुझे लगी है कि ऐसा बोला गया है कि जो नए क्रॉप्स हैं विच आर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड हाई यील्डिंग वो हम लगाने का R&D करेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी लूज स्टेटमेंट। इसके लिए लास्ट ईयर तो कुछ हुआ नहीं, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट ना दें, उसके ऊपर हमारे पहले भी डिस्कशन हो रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बनाई जाए। हालांकि फाइनेंस में नहीं आता है, पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट एग्रीकल्चर। मैडम नमस्ते सर, मेरा नाम प्रणीता उपाध्याय है और मैं मातृ जूटन हैंडीक्राफ्ट करके एक मेरा होम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो मैं मावे और NDTV को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम अपनी बात यहाँ पे रख सकें। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आज MSME एक इंडियन इकोनॉमी का पिलर बना हुआ है, एक इंडियन इकोनॉमी का पिलर का ग्रेड दिया हुआ है और हमारे लास्ट बजट में MSME को बहुत सी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की गई और बेनिफिट्स भी दिए गए, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टन बॉटलनेक्स जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आज ई-कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर छोटा बड़ा उद्यमी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है पैन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब ई-कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हमें GST सर्टिफिकेशन कंपलसरी होता है। अब इस GST सर्टिफिकेशन में भी 2 या 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम कर रखा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़े सेक्टर्स और अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं जिन्हें GST सर्टिफिकेशन के एग्जेम्पशन में कवर नहीं किया गया है। अब इसमें होता क्या है सर कि हम अगर एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, भले 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, तो हमको उसमें GST कंपलसरी पे करना ही करना है, इक्विवेलेंट टू अदर बिग मैन्युफैक्चरर्स विच आर ऑलरेडी सर्वाइविंग इन द मार्केट। अब एक छोटा मैन्युफैक्चरर और एक बड़ा मैन्युफैक्चरर दोनों सेम GST पे कर रहे हैं और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारा सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी हाई प्राइजेस पे है। तो हम जब GST पे करते हैं तो सर हमारा होता क्या है कि जो मार्जिन है वो पूरा उसमें किल आउट हो जाता है। तो मेरा हमारे मिनिस्टर जी से एक अनुरोध है कि जिस तरीके से एक थ्रेशोल्ड लिमिट हमने ऑफलाइन सेल में कवर कर रखी है फॉर MSMEs, दैट इज़ 40 lakhs फॉर गुड्स एंड 20 lakhs फॉर सर्विसेज, तो सेम थ्रेशोल्ड लिमिट हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में भी अवेलेबल करके रखें ताकि हमारी महिला उद्यमी प्लस MSMEs जो हैं एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और कम्पिटेटिवली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव कर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि हमको उसमें प्रोडक्ट जो सेल करना है इमीडिएट पेमेंट पे सेल करना है या वी आर गिविंग सम क्रेडिट टू आवर कस्टमर। तो अगर हमने इमीडिएट पेमेंट का भी ऑप्शन उसमें चूज़ किया है बीइंग अ सेलर, तो होता क्या, जैसे आज मेरे पास एक ऑर्डर आया, मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट पे उस पर फुलफिल किया और उधर से मेरे कस्टमर ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, बट हमको जो वो पेमेंट मिल रहा है दैट इज़ आफ्टर 10 to 12 days एंड इन सर्टन केसेस मोर देन दैट। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से कि इसके लिए कोई रेगुलेशन या कोई पॉलिसी अपना लाई जाए जिससे कि हमें भी जल्द से जल्द हमारा पेमेंट रियलाइज हो, क्योंकि हम क्योंकि हम ऑलरेडी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी हायर कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हायर प्राइजेस पे मटेरियल खरीद रहे हैं। तो ये जो एक टाइम ड्यूरेशन है, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है पेमेंट रियलाइजेशन का, ये हमें हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्टर्ब करता है। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही नया बजट बनाया जाए। बस अगला मार्केट तो ऑनलाइन मार्केट ही है, तो जो ये हमारी महिला उद्यमी ने बताया उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि पेमेंट आसानी से भी मिले और समय पर मिले। मेरा नाम जसमीत कौर है और मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ। एक लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस चलाती हूँ। हम कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट्स को केटर करते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक रिक्वेस्ट है, हम सर्विस सेक्टर से है और GDP के 50% आज की डेट में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर्विस सेक्टर में मेजर जो इश्यूज होते हैं, एक होता है लेबर एंड सेकंड इज़ ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट में मेजर होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड सैलरीज। सैलरीज से ज़्यादा हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, मैं ये चाहती हूँ मिनिस्ट्री से इनके इंसेंटिव्स थोड़े से बढ़े। हमारे पास ऑलरेडी नीति आयोग अभी जो आया है उससे बहुत सारे इंसेंटिव्स है, बट थोड़ा सा और पुश चाहिए क्योंकि वो हमारे तक पहुँचने तक हमें उसका लाभ मिल नहीं पाता है ना। और छोटे से वेवर्स टैक्स में हम ज़रूर चाहेंगे सर्विस इंडस्ट्री में एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और टैक्सेस में लिटिल वेवर मिल जाए तो वी विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर। और जैसे मैम ने 2-3 लोगों ने भी बात करी है कि जब हम
बजट में एलोकेट करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन का लॉस थोड़े से, रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट हो ताकि जो एक्चुअली बोला जा रहा है वो हम तक पहुँचे. नाउ देयर इज़ अ गैप बिटवीन बोथ टू. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको थोड़ा सा रेगुलेट करे, सो इट विल बी रियली बेटर फॉर अस टू टेक द बेनिफिट एट द रूट कॉज. मैडम ध्यान दीजिए, सर्विस इंडस्ट्रीज वाले आपसे चाह रहे हैं कि कुछ तो उनके लिए विशेष किया जाए. मैडम. नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका कौर और मैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हूँ. बेसिकली मेरा काम हैंड एम्ब्रॉयडरी और हाथ से ही बना हुआ जूती जो पंजाब में आप देखते हैं ज़्यादातर उस पे है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जीएसटी से बहुत प्रॉब्लम होती है. जो लोकल आर्टिसंस होते हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्योंकि 5% से सीधे जीएसटी 12 और 18% पे पहुँच गया है. प्लस मैं ये पॉइंट भी रेस करना चाहती हूँ कि बैंक्स में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन होते हैं उसके बैंक्स वो बताते नहीं हैं हमें, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है यहाँ पे. तो मैं जानना चाहूँगी, और स्पेसिफिकली फ़ैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है एक लोन लेना. मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ. जब मैं अपना प्रोफाइल लेके जाती थी, स्टार्टअप किया था मैंने अपनी इसका ब्रांड का, तो बैंक वालों को प्रॉब्लम होती थी कि आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, आपका क्या मार्जिन होगा, आपका क्या होगा वो हमें नहीं पता, हम आपको लोन नहीं दे सकते. अगर मैं 25 लाख का लोन लेने जाती थी तो वो बोलते थे हम आपको 5 या 10 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते. तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए. वुमेन एंटरप्रेन्योर उस बैंक्स के लोन को कैसे अवेल कर सकती हैं, क्राइटेरिया प्रॉपर नहीं पता चलता है कई बार हम लोग को. तो मेरा ये आवेदन है कि बैंक्स लोन को थोड़ा इजी और बनाए और हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट्स में जो 18% और 12% जीएसटी है उसको कम करके वापस 5% करे, क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट बढ़ता जा रहा है. इसके कारण लोग काम नहीं करना चाह रहे. छोटे आर्टिसंस जो है वो काम नहीं करना चाह रहे. उन्होंने अपना काम बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर सकते इतना. मैडम ध्यान दीजिए, जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं उनकी एक बड़ी पीड़ा है कि आपने जीएसटी बढ़ा दिया है और इनको जो कुछ है उसका इनपुट नहीं मिल पाता. इन्हें तो देना पड़ रहा है, इन्हें इनपुट नहीं मिलता. मैम. जी नमस्ते, मेरा नाम अनुप्रीत जैन है और मैं वुडन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हूँ. 12% जीएसटी रॉ मटेरियल में हम सामान लेते हैं. जब जैसे मैं वुडन प्रोडक्ट छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स बनाती हूँ जो गिफ्टिंग में जाते हैं मोस्टली. सो मैं बल्क ऑर्डर्स ही प्रोक्योर करने की कोशिश करती हूँ. तो मेरा बल्क ऑर्डर किल होता है जब मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ और 12% पे करती हूँ. लेकिन जब बिल पे बात आती है तो लोग 12% देना चाहते नहीं हैं और मैं बिल्स पे ही वर्क करना चाहती हूँ कि इट हैज़ टू बी ऑन पेपर. बिना बिल्स के सामान खरीदने के लिए लोग तैयार हैं तो वो ऑर्डर हाथ से छूट जाते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट के हैं अभी. तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑब्वियसली वो ऐसे ऑर्डर्स उठा लेते हैं, पिच कर लेते हैं. सो वन पॉइंट इज़ दिस दैट इट शुड बी रिड्यूस टू 5% अगेन, क्योंकि पहले 5 ही होता था जो 12 हो चुका है. सेकेंड इज़ कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं टू स्टार्टअप के लिए, क्योंकि मेरा बिज़नेस 5 से 6 साल हुआ स्टार्ट हुए, तो कुछ हमें इन्वेस्टमेंट रिबेट मिलना चाहिए फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एमएसएमई सेगमेंट एटलीस्ट, सो दैट हमारे लिए आगे एंटरप्रेन्योरशिप हम और दिखा सकें और आगे बढ़े. थर्ड इज़ टू डिस्प्ले आवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम मैन्युफैक्चर तो करते पर दिखाए कैसे, क्योंकि अगर हम कुछ आज लेने जाएं तो कोई भी जगह का रेंट 20-25 हज़ार 30 हज़ार से कम का नहीं है. देन वहाँ पे सेटअप करना. सो कुछ इंडस्ट्री कॉरिडोर हो जहाँ पे हम सब महिला उद्यमी अपने सामान को प्रेजेंट कर सके, दिखा सके सरकार को. तो यही मेरे सारे पॉइंट्स हैं. ये सब लोगों ने बात की, हालांकि पॉलिटिक्स पे किसी ने बात नहीं की. महिला कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहती है. आप सब लोग जो अपना उद्योग चला रहे हैं उद्यमी हैं, लेकिन भारत को एक अच्छा नेतृत्व भी चाहिए है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिसने एनडीटीवी के लिए अपना समय निकाला और बहुत बहुमूल्य सुझाव हमारी वित्त मंत्री तक पहुंचाने में हमारी मदद की. वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए.